वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की। जैसे कि आप जानते हैं कि ये पॉलिटी का डे 6 का लेक्चर है। डे 5 तक लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। शायद डे 7 या डे 8 तक हमारी पूरी पॉलिटी सिमट जाएगी। हाँ, तो हम बात करते हैं कि इसमें हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात करेंगे। तो पहले हम इसका वरीयता का क्रम देख लेते हैं कि सबसे ऊपर कौन आता है, उसके बाद कौन आता है। तो सबसे ऊपर आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यानी कि जिसे हम सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करूं तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद आता है उच्च न्यायालय। आगे देश की अगर बात करें तो देश में अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। जरूरी नहीं हर राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, ये जरूरी नहीं, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। फिर उसके नीचे आता है जिला एवं सत्र न्यायालय। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है और ये नीचे के सभी न्यायालयों पर अपना कंट्रोल रख सकता है, यानी सभी नीचे के सभी न्यायालयों को वो निर्देश दे सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जिनमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश आते हैं, तो इनकी नियुक्ति किस तरह से होती है। तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो एक कलेजियम प्रक्रिया के द्वारा होती है। एक प्रोसेस है जिसे हम कलेजियम प्रक्रिया कहते हैं। कलेजियम प्रक्रिया में क्या होता है कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश मिलकर एक समिति बनाते हैं और इसमें वो योग्यता के आधार पर अब न्यायाधीशों को चुनते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही चुने जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा ही चुने जाते हैं। जब ये न्यायाधीशों को चुन लेते हैं तो ये लिस्ट जो है वो सरकार को देते हैं और सरकार उसमें से नाम चुनकर ये लिस्ट दे देती है किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देते हैं। वास्तविक प्रक्रिया ये है। लेकिन एग्जाम में क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे सीधे तौर पर कि राष्ट्रपति करते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, यानी जो व्यक्ति नियुक्त हो जाता है वो सलाह देगा। फिर उसके बाद दूसरे क्रम पर हम आए। अब हम बात करें कि भाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो अब कौन कौन चुन लिए गए हैं, तो मुख्य न्यायाधीश चुन लिया गया है तो वो सलाह देगा, ठीक है। फिर लेकिन फिर राज्य का राज्यपाल भी सलाह देगा। तो यहाँ पर जब अन्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद में जब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो उस समय दो लोग सलाह देने आते हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और दूसरा उस राज्य का राज्यपाल, ठीक है। जब हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो उस समय पर अब तीन लोग सलाह देने आएंगे। कौन? एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक उस राज्य का राज्यपाल, यानी कि जो व्यक्ति चुन लिया जाएगा अब वो सलाह देगा, ठीक है। तो इस तरह से नियुक्ति में कौन क्या सलाह देता है वो आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनकी योग्यता की कि आखिर इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने किसी भी न्यायालय में 5 वर्ष तक वो जज रहा हो, ठीक है। अगर या तो फिर वो है 10 साल तक उसने किसी भी न्यायालय में वकालत करी हो, या राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून का अच्छा खासा जानकार हो, कानून का अच्छा खासा ज्ञाता हो, ठीक है। अगर आप उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो पहली वही कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष का कोई भी न्यायिक अनुभव हो, यानी किसी भी न्यायालय में उन्होंने काम किया हो, या 10 वर्ष तक वो वकालत की हो, ठीक है। तो इन योग्यताओं के आधार पर न्यायाधीशों को चुना जाता है, ठीक है। अब हम बात करें शपथ की, तो शपथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है और कंफ्यूजिंग भी बहुत होती है, ठीक है। तो जब नियुक्ति की बात होती है तो सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर शपथ की बात हो तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके कार्यकाल यानी कितने समय तक रहते हैं, ठीक है। तो इनका एक निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन एक मिनिमम मैक्सिमम आयु होती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करूं तो ये 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश बने रहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 63 वर्ष में बने हैं, 63 वर्ष में न्यायाधीश बने हैं तो सिर्फ 2 साल ही रह पाएंगे, 60 वर्ष में बने हैं तो 5 साल रह पाएंगे, ठीक है। तो 65 वर्ष की आयु तक ये न्यायाधीश बने रह सकते हैं।
फिर उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करूं तो ये 62 वर्ष की आयु तक ये न्यायाधीश बने रह सकते हैं। ठीक है, जब मैं बात करूं कि भाई इनके कार्यकाल में क्या कोई परिवर्तन किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर बढ़ा सकता है, यानी इसके लिए संसद में बिल पारित करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर इनके कार्यकाल में वृद्धि कर सकता है, यानी 62 से 65 भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये त्यागपत्र कैसे देते हैं, तो चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, दोनों ही अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देंगे। अब अगर मान लीजिए इन्हें हटाना है, हटाने दो ही आधार पर हटा सकते हैं। ठीक है, एक तो अयोग्यता और दूसरा कदाचार। अयोग्यता यानी कि अब वो योग्य नहीं रह गए हों, उसे अयोग्यता कहेंगे। कदाचार का मतलब है कि उनका आचरण ठीक ना हो, उन्हें क्या कहेंगे, हम कदाचार कहेंगे। ठीक है, अब अगर इन्हें हटाना है तो हटा कैसे सकते हैं, तो हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के समान ही होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में हम आगे की तरफ देखेंगे, जैसे मैंने इसमें चार्ट बनाया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, अगर न्यायाधीशों को आपको हटाना है तो अगर आप लोकसभा में बिल लेकर आते हैं हटाने का, तो 100 सांसदों की लिखित हस्ताक्षर से आपको सहमति लेनी पड़ेगी, यानी 100 सांसद लिख कर दें कि हम न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, हम सहमत हैं इस बिल से। ठीक है, वहीं राज्यसभा में अगर आपको लेके आना है तो 50 लोग लिखित में दें कि हाँ ये बिल आना चाहिए, हम सहमत हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये बिल जाएगा अध्यक्ष महोदय के पास। अध्यक्ष महोदय यानी कि लोकसभा में आया है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा के सभापति के पास। जब दोनों इनमें दोनों जैसे जहां भी आया है वहां से इसे स्वीकृति मिल जाती है, फिर ये जाता है उस एक समिति के पास, ये एक जांच समिति के पास। इस जांच समिति में 3 लोग होते हैं। 3 लोगों में एक होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, या कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। दूसरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। ठीक है, और एक जो होता है वो कानून को जानने वाला व्यक्ति होता है। तो ऐसे 3 लोगों की एक जांच समिति बनती है। ये जांच समिति उस न्यायाधीश पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। अगर वो जांच में ये सही पाती है कि लगाए गए आरोप सत्य हैं तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। अब क्या होगा, अब उसके बाद में उस न्यायाधीश के खिलाफ मतदान किया जाएगा। ठीक है, मतदान 2/3 बहुमत से बिल पारित होना चाहिए, यानी जितने भी लोग आए हुए हैं उनकी 2/3 लोग जो है अगर सहमत हो जाएं, और ये 2/3 लोग भी जो है वो कुल सदस्यों के आधे से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो जब इस तरह से बिल पारित हो जाए तो फिर ये अगले सदन में जाएगा। अगले सदन में भी 2/3 बहुमत से बिल पारित होना चाहिए, और जब ये 2/3 दोनों ही सदन में 2/3 बहुमत से बिल पारित हो जाएगा तो फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर देंगे तो उस न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक ऐसे किसी भी न्यायाधीश पर इस तरह की महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी इनको हटाने की जो प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की पावर के बारे में। ठीक है, इनकी पावर क्या है। पहला है आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता का मतलब है कि कौन से ऐसे मामले हैं जो कि सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे ला सकते हैं बिना किसी प्रोसीजर के, यानी कि नॉर्मली आपको कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लाना है तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला देगा, आप उससे संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट फैसला देगा, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। लेकिन ऐसे मामले भी होते हैं जहां पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। ठीक है, वो मामले कौन से होते हैं, तो वो मामले होते हैं, पहला कि अगर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद है तो वो मामले सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं सीधे। अगर दो राज्य सरकारों के बीच अगर कोई विवाद है तो वो मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। कि अगर मूल अधिकारों से संबंधित कोई मामला है, ठीक है, किसी के मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो वो मामले भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। ऐसे ही उच्च न्यायालय की भी अपनी आरंभिक अधिकारिता है, यानी जहां सीधे मामले आप ला सकते हैं बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। ठीक है, तो एक तो है मूल अधिकारों में, ठीक है, मूल अधिकार से जुड़े मामलों में। दूसरा है संसद और राज्य
विधानमंडल के चुनाव से संबंधित जुड़े जो मामले हैं वो भी सीधे हाई कोर्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये तो समझ गए कि आरंभिक अधिकारिता मतलब क्या होता है। अब रिट क्या होती है। जैसे जब मैंने मौलिक अधिकार आपको पढ़ाए थे उस समय मैंने रिट के बारे में बताया था कि आर्टिकल नंबर 32 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही रिट जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो पूरे देश में रिट जारी करने की पावर होती है, वहीं पर हाई कोर्ट के पास सिर्फ उस राज्य में रिट जारी करने की पावर होती है। लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग चीज है, जहां सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के खिलाफ ही रिट जारी कर सकता है, वहीं पर हाई कोर्ट मूल अधिकारों के अलावा और कोई भी मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। यानी कि रिट जारी करने की अगर पावर की बात करें तो हाई कोर्ट के पास यहां पर ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो है मौलिक अधिकारों में ही रिट जारी कर सकता है। अब अभिलेख न्यायालय क्या होते हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि इनके द्वारा दिए गए फैसले को लिखा जाता है ताकि निचली अदालतों में जो है वो इन फैसलों के को ध्यान में रखकर फैसला दिया जाए। ठीक है, जब आप देखते होंगे पिक्चर में कि जब वकील बहस करता है तो वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस समय पर ये फैसला दिया था और उसके हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, तो अभिलेख न्यायालय ने जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उन सब फैसलों को लिखा जाता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में ही चीज़ों को लिखा जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल नंबर 129 के तहत और उच्च न्यायालय में 215 के तहत जो है ये वो अभिलेख न्यायालय की तरह ये काम करता है। ठीक है, न्यायालय के पास अपनी अवमानना का अधिकार, यानी कि अगर न्यायालय की कोई बात नहीं मानता है या न्यायालय का कोई अपमान करता है, ठीक है, तो वह उसके खिलाफ कार्यवाही भी कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई हमारे सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। ठीक है, चलिए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जिला एवं सत्र न्यायालय कहा जाता है। जिला एवं सत्र न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस समय पर वो दीवानी मामले देखते हैं उस समय पर उसे जिला न्यायालय, और जिस समय वो फौजदारी यानी कोई भी आपराधिक मामले अगर वो देख रहे हैं, आपराधिक मतलब जिसमें कि चोरी चकारी हत्या वगैरह, तो वो कहलाएंगे फौजदारी मामले। ठीक है, जमीन संबंधी विवाद वो दीवानी मामले कहलाएंगे। तो अगर वो दीवानी मामले देख रहे हैं तो वो जिला न्यायाधीश कहलाएंगे, और अगर वह फौजदारी मामले देख रहे हैं तो वह सत्र न्यायाधीश कहलाएंगे। इसलिए जिला एवं सत्र न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट करता है, या फिर राज्य सरकार भी जो है वो पेपर लेकर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने पूरी न्यायिक प्रक्रिया को देखा। ठीक है, ये न्यायिक प्रक्रिया में अगर सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट 1935 के अधिनियम के तहत बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें कि हम आपसे बात करेंगे अलग अलग आयोगों के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।